बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और सभी देखने वालों को आप सबको जुम्मा मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मला हसन। एज इमरान सेड, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने वीकेंड को प्रोडक्टिव तरीके से गुजारने के लिए तैयार होंगे। और सुबह सुबह अगर आप घर से बाहर निकले ऑफिस जाने के लिए, वैसे तो आज स्कूल्स बंद है, लेकिन अगर आप ऑफिस जाने के लिए निकले तो आपको स्मॉग ने खासा परेशान किया होगा, क्योंकि आज स्मॉग बहुत ज्यादा है। विजिबिलिटी पे असर हो रहा है स्मोक के लिए। आप भी कहेंगे रोज सुबह सुबह आ जाते हैं बुरी खबरें देने। क्या करें, डर लगता है देखकर। और हम तो उस खुशकिस्मत चंद उन लोगों में से हैं जो कम से कम गाड़ी के अंदर होते हैं। लेकिन इमेजिन अबाउट द पीपल, और वो बहुत सारे लोग हैं अरबला जो बाइक्स पे होते हैं, साइकिलों पे होते हैं, पैदल होते हैं या समाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होते हैं, बसेस के अंदर, उनकी भी कोई सेफ्टी नहीं है। तो हुकूमत पंजाब तो इकदाम कर रही है, लेकिन मैं बहुत डर रहा हूँ। मैं सूरत हाल को देख के इतना खौफजदा हूं। मैं अभी ऑफ एयर भी हमला से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि अगले आने वाले 8-10 दिनों में अल्लाह ना करे ये मामला मजीद संगीन होता जाएगा। अगर बारिश नहीं होती तो ये स्मोक बहुत खतरनाक हो रही है। पंजाब हुकूमत मसनूई बारिश के हवाले से बात तो कर रही है, लेकिन देखते हैं उस पर कब इंप्लीमेंट होता है। लेकिन निगरान पंजाब फर्क ही नहीं पड़ता, वो टेम्परेरी है। अहम इकदाम सामने आए हैं। स्मॉग ज़्यादा जो 25 अजला हैं उनमें जुम्मे और हफ्ते को तमाम तालीमी इदारे जैसे बंद रखने का फैसला किया गया है। मुतासरा अजला में जुम्मे और हफ्ते को मार्केट्स और दुकानें 3 बजे खुलेंगी, जबकि इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होगा। निगरान वजीर आला पंजाब जी मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, इसमें अहम फैसलों की तफसील बताई और कहा कि जुम्मा और हफ्ता को लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद और साहिवाल में तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि मार्केट्स जुम्मा हफ्ता दोपहर 3 बजे खुलेंगे। इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। सड़कों पर उन्होंने कहा जी कि 2 बार छिड़काव किया जाएगा। जो 29 नवंबर को लाहौर में बादल आए तो मसनूई बारिश बरसाएंगे और तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सब्सिडी भी देंगे। अच्छे डिसीजंस हैं, एक्सेप्ट दिस बारिश वाला, चूंकि इसमें हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया था और जो एक्सपर्ट ओपिनियन था उसके मुताबिक इसका कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी, इट विल नॉट हेल्प स्मोक टू डिक्रीज। दूसरी जानिब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देने पर गौर किया जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कोटा होगा। अगर 10,000 बाइक्स हैं, बहुत बड़ा बजट होगा आई बिलीव। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद एक्सटेंड कर दी जाए, बढ़ा दी जाए और बेहतर कर दी जाए, जो ऑलरेडी है। मेट्रो बसेस हैं, स्पीडो बसेस हैं, अच्छा एक स्ट्रक्चर है लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। उसको अगर मजीद बेहतर या स्ट्रेंथन कर दिया जाए, आई बिलीव वो ज्यादा हेल्प करेगा रादर देन ज्यादा 10,000 और मोटर व्हीकल्स लेकर आना रोड के ऊपर। दिस इज व्हाट आई थिंक। खैर, तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं सारी सूरत हाल के अंदर के जो शहरी हैं वो बगैर जरूरत के घर से न निकलें, इंडीड न निकलें। बाहर निकलते वक्त चेहरे और मास्क को ढांप लें। खिड़कियों और दरवाजों पर गीला कपड़ा या तौलिया रखें ताकि बाहर से जो स्मोक है वो अंदर ना आए। और मुख्तलिफ जो एयर प्योरीफायर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्मोक में जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं इनसे गुरेज करें। स्मोक के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। आंखों की सफाई के लिए ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स चलाने वाले सन ग्लासेस, एनक और हेलमेट्स का इस्तेमाल करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले हमने की इंटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस की थी, बार बार अपने नाक, मुंह और आंखों को धोएं। अगर आप नमाज में 5 दफ़ा धोते हैं या 3 दफ़ा वजू करते हैं दिन में धोते हैं, तो आप उसके अलावा 4-5 दफ़ा तमाम करें। जब भी जाएं हाथ धो लें, मुंह धो लें, आंखें धो लें। इट मे ऑल्सो हेल्प। इट विल हेल्प ऑब्वियसली। और मास्क का इस्तेमाल करने से बहुत सारा होगा। जो लोग गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहे होते हैं उनको भी चाहिए कि जो एयर वेंट है उसको क्लोज रखा करें, ताकि आपके अंदर जो तमाम चीजें, ऑब्वियसली बहुत सारी छोटी छोटी इकदाम हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। जाहिर है कि एक नेचुरल फिनोमेना, इस पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है, एहतियात करके ही हम इसको बेहतर कर सकते हैं। मजीद जो स्मॉग के हवाले से डेवलपमेंट होती रहेगी पंजाब हुकूमत की जानिब से, हम आपको बताते रहेंगे। दूसरी जानिब क्रिकेट की बात हम वैसे पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट आज हम किसी और सेंस में बात करेंगे। वो बात करेंगे इमामुल हक की शादी की तकरीबात के हवाले से, और उनका बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। लाहौर के एक निजी फार्म हाउस के अंदर ये तकरीबात का आगाज हुआ, जिसमें कवाली नाइट, इमरान की खबर बिल्कुल ठीक थी, इमरान ने कल कहा था कि कवाली नाइट होने वाली है। इंजमामुल हक, कामरान अकमल, उस्मान कादिर, वहाब रियाज, बाबर आजम, सरफराज आप खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद से आए और यहाँ पर कवाली में पार्ट सुनने कर रहे नहीं आए। बताएं ना, कितनी कवाली का आगाज हुआ और इंजमामुल हक की शिरकत
This is so bad. बाबर आजम, ये सब क्रिकेटर्स वहाँ पे मौजूद थे। मामूल हक में की जो अहलिया है वो नॉर्वे में मुकीम है, अनमोल महमूद से उनकी शादी हुई है और वो बन रहे हैं अभी। इनफैक्ट इमाम की अनमोल, हाँ इमाम की अनमोल, नाइस, आई लाइक इट। तो ये कवाली नाइट थी जिसका तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ है। ये आप क्रिकेटर्स को देख सकते हैं इस फ्रेम के अंदर, तमाम स्टार क्रिकेटर्स यहाँ पे कवाली को एंजॉय कर रहे हैं। सरफराज अहमद अपनी भरपूर सलाहियतों से फायदा उठाते हुए एक बार फिर आपे से बाहर हुए और उनको ऐसा लगा कि वो ये कर रहे हैं कवाली, और आप देख सकते हैं किस कदर जज्बाती नजर आए हमें सरफराज अहमद। ये कमेंट्री शुरू हो गई है यहाँ हमारे पे। जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर तो है ही, हमारे कैप्टन भी हैं, चैंपियन कप्तान है हमारे, बहुत Yes. अच्छी तबीयत के मालिक हैं, बहुत अपनी पोलाइटनेस की वजह से जाने जाते हैं और इसके अलावा मीडिया की तलखियों को भी बड़ा हंसकर सह जाते हैं। कल जैसे दोनों कप्तान जिन्होंने मीडिया की तलखियों को हंसकर सहा, मुझे जब सरफराज बैठे थे ना और सामने कवाल भाई गा रहे तो थे, दिल का हाल, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, यू नो इस तरह की बातें किसको कह रहे होंगे, इमेजिन करें क्रिकेट किसको बोर्ड को ही कह रहे होंगे। किसको कह रहे होंगे हमें जिंदा रहने दो इस बार। सरफराज और बाबर कम से कम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेट कर सकते हैं, जो कि दोनों एक जैसी सिचुएशन से गुजरे हैं। दोनों जो वर्ल्ड कप्स वगैरह या बड़ी टूर्नामेंट्स के बाद आए, उनको क्रिटिसिज्म का सामना हुआ। बाबर सिर्फ ये कि ओबीएसली नंबर 1 है, वो बाहर नहीं हुए, टीम के अंदर है। सरफराज बेचारे तो टीम से भी बाहर हो गए थे। बहरहाल जी, ये कवाली नाइट के मनाजिर हैं, बहुत ज्यादा कुछ फुटेजेस अवेलेबल नहीं थी, जो अवेलेबल हमारे पास थी हम निकाल के ले आए। हमने कहा भाई आपको दिखाएं अलसुब। सो हमारी बेस्ट विशेस है और 25 तारीख को आई बिलीव निकाह है, तो we wish him a very best of luck for his। फहीम अशरफ को भी विश कर देते हैं, उनकी नहीं, उनकी पता नहीं अभी वीडियोस नहीं आई ना। नहीं रात को देखी है मैंने, उनको भी शादी की मुबारक। उनकी शादी की भी एक वीडियो आई है जिसमें वो अपने दोस्तों के हमराह फूल नगर में फहीम अशरफ की शादी हो रही है, पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर है, और बाकी ये कि हो रही है शादियां हो रही है, शादियों के सीजन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और जो सियासी शादी है उनके वो इंजाम कहां तक पहुंचे और कहां तक चल रही है, उस पे हम बात करते हैं आज की बड़ी खबर में। वेलकम बैक। अच्छा जी, पॉलिटिकली बड़ी खबर और उसमें सियासी सूरत हाल पे हम ऑब्वियसली बात करते हैं। जो सियासी जमातें हैं मुल्क में सरगर्म है। पीपल्स पार्टी हमने कल भी आपको बताया था, इस वक्त वाहिद जमात है जो कि सरगर्म नजर आती है और वो अवाम के साथ राब्ता मुहिम शुरू कर चुकी है। बाकायदा तौर पर उसने जलसे जुलूस शुरू किए हैं। दूसरी जानब कल साबिक वज़ीर आज़म और लीगी कायद नवाज शरीफ साहब ने मरी में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। एक बार फिर अपने जो जख्म हैं, अपने जो घाव हैं, उनका जिक्र किया, याद कराया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को लगे जख्मों का भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि किसी ओहदे वज़ारत उज़्मा का लालच नहीं है, मैं पहले भी 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, मेरा अपना कोई मफाद नहीं है। इलेक्शन जीतने, हुकूमत में आने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। वोट लेकर मैं कुछ ना करूँ, उल्टा कौम को धोखा दूँ, तो मुझसे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब ने यह भी दावा किया इस मौके पर कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, ग्रे लिस्ट से निकलवाया, IMF के साथ प्रोग्राम खत्म किया, लेकिन गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, यानी कि तहरीक इंसाफ का जिक्र उन्होंने किया, इस मुल्क में तबाही फेर दी गई। लीगी कायद मुल्क की तकदीर बदलने के लिए कोशा नजर आए। उन्होंने कहा जी कि हम इस हवाले से इरादा हमारा मजबूत है कि हम आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालेंगे। और इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा जी अभी तक देखना है कि क्या सूरत हाल सामने आती है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के मुताबिक कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद नून लीग के कायद इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे और आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे, इस पर तो आज हमने बात करनी ही करनी है। मगर उसके साथ साथ कल साबिक सदर और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने निजी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इत्तेहादी हुकूमत के लिए गेम बना सकते हैं तो अपने लिए भी गेम चला सकते हैं। बिलावल भुट्टो में मुझसे ज्यादा टैलेंट है, आसफा भुट्टो को बेनजीर भुट्टो शहीद से ज्यादा गुस्सा आता है। यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इसीलिए पीपल्स पार्टी इन एक्शन है। पीटीआई भी इलेक्शन लड़ेगी, हम पीटीआई के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ भी किया और कहा कि पीटीआई हुकूमत से इत्तेहाद करने को कहा गया और 6 वजारतों की पेशकश की गई। जवाब दिया 6 वजारतें क्यों लूं, पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, मुझे मुल्क से बाहर जाने का कहा गया और पीपल्स पार्टी को 6 वजारतों के बदले पीटीआई से मिलकर इलेक्शन लड़ने का कहा गया। और पीटीआई हुकूमत के खिलाफ जो आसिफ अली जरदारी साहब उन्होंने कहा कि तरीके अदम अतमाद के फैसले को उन्होंने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे बिल्कुल आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन इस इंटरव्यू का था, वो बिलावल के हवाले से था। बिलावल के बारे में उन्होंने कहा कि अभी उसको भी हमने ट्रेन करना है, जिस पर हामिद मीर साहब जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने कहा क्या अभी बिलावल ट्रेन नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, अभी वक्त लगेगा।
एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जानिब ही आल्सो सेड हम गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेल रहे मैं और बिलावल, अगर बिलावल को किसी बात पे मना करूं तो आप क्या चाहते हैं कि वो घर बैठ जाएं, वो घर बैठ गए तो फिर मैं क्या करूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने वैसे कल बड़ी खुल के बातें की और ये वो बातें हैं जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे। इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछा गया कि आने वाले वक्त का लाए अमल क्या है, जो एक्सपीरियंस साइंसदान सियासतदानों को बिलावल ने कहा है कि वो घर बैठ जाएं, तो इस पर उनका क्या रद्द अमल है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। सब वैसे मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन है उनकी तरफ से भी इस पे फीडबैक उन्होंने भी दिया है। इनफैक्ट वो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया गया है। नफीसा शाह की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, बाकी काफी लोगों ने इम्तिजाज होना चाहिए, इम्तिजाज होना चाहिए। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं आगे लाइन पे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये जो कल के इंटरव्यू के हवाले से हम आगाज कर लेते हैं, इनफैक्ट फिर हम नवाज शरीफ साहब ने जो कल वर्कर कन्वेंशन से भी बात की उस पर भी आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े बड़े बातें की हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी बात की, इंतखाबात को लेकर भी उन्होंने काफी स्टेटमेंट दी। इंटरव्यू पे जरा तज्जिए का आगाज कीजिएगा। जो इंटरव्यू आसिफ अली जरदारी ने दिया है, हम पहले दिन से कह रहे थे, बिलावल ने जिस दिन अब्टाबाद में तकरीर की तो हमने कहा था कि इनको चाहिए था कि अपने वालिद साहब के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन साथ लेके आते। अब वो नोटिफिकेशन क्या साथ लाते, वालिद साहब ने बता दिया कि टिकट भी मैंने ही देना है बिलावल को। वो 4P का मैं सदर हूँ पार्लियामेंटेरियंस का, जो कि तीर का निशान रखती है। अब आप मुझे बताएं, ये इस मुल्क के साथ कह रहे थे कि इनको वज़ीर आज़म बनाना है, जिनके वालिद साहब कह रहे हैं कि अभी उन्हें तजर्बा नहीं है। तो ये इंटरव्यू बहरहाल बिलावल भुट्टो के लिए पहले हमेशा ये होता था कि जरदारी साहब एक स्टेटमेंट देते थे और बिलावल जीरो हो जाते थे। जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने दी स्टेटमेंट के इलेक्शन शफाफ भी होंगे और टाइम पे भी होंगे और हमें यकीन है। तो उसके बाद ख्याल ये था कि बिलावल या तो खामोश हो जाए या फिर वालिद साहब को कहेंगे, जो पहले मैंने कहा था कि आप घर बैठ के काम करें, सियासत हम खुद करेंगे। लेकिन बिलावल फिर आगे बढ़े हैं, तो फिर जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू में जो कुछ कह दिया है, तो हो सकता है कि वो हकीकी तौर पे नाराज ही हो जाए अपने वालिद साहब से कि मेरे तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। एक्चुअली सियासी मैदान में उनके लिए चाहे वो वालिद साहब है, और एहतराम तो हमेशा हर वालिद का ही होता है, लेकिन उनके लिए बड़ी हजीमत का बाइस बनेगा ये इंटरव्यू। क्योंकि पूरी पीपल्स पार्टी या जितनी सीजन सियासी जमातें हैं, आप नवाज शरीफ की तरफ से ले जाएं, आप शाह महमूद, इमरान खान, सबको ले लें, सब उम्र के उस खास हिस्से में है जहां पूरी पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। अब ये घर की बात नहीं रही कि मैं क्या करूं, किस तरह करूं। मुझे तो बहरहाल वो इंटरव्यू इस लिहाज से अगर सच्चा भी है, ज़ाहिर इंटरव्यू तो ठीक है, कोई घड़ा तो नहीं गया, लेकिन ये सियासी लिहाज से बहुत ज्यादा मेच्योरिटी शो करता है कि पीपल्स पार्टी के मामला कैसे चलाए जा रहे हैं। इस तरह ही चलाए जा रहे हैं जिस तरह अंदरूनी सिंध को इन्होंने 15 साल से, कराची शहर का मैं लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि वहां कहीं ना कहीं इलेक्शन के वक्त ये कोई काम आखिरी दिनों में कर देते हैं, वरना बुनियादी तौर पे जितने वसाइल इनके पास मौजूद है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी बिल्कुल बदल देता अंदरूनी सिंध को और सारी जगहों को, अगर ये पूरा तरीके से काम करते हैं। बल्कि ये जो 5 साल के, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब परवेज खटक उधर से फारिग हुए, महमूद खान आ गए, इधर बुजदार आ गए, तो ऐसे में मुराद अली शाह और बिलावल मिलके को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते सिंध को, वहाँ इनकलाब लाते एजुकेशन के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, लोगों को फैसिलिटेशन के हिसाब से। तो ये पूरे लेकिन अभी साहब ये सूरत हाल तो बड़ी दिलचस्प है ना। एक जानिब मैं और आप बैठकर टेलीविजन पे ये बात करते हैं कि सियासी जमातों को नहीं चाहिए, वो यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें यूथ से कनेक्ट करना चाहिए, बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी जानिब अगर मैं पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी वो शख्सियत हैं समहाउ पीपल्स पार्टी के पास, जिनके पास एक सियासी लेगेसी भी है, जिनको किंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन भी कहा जाता है, जिनके पास पाकिस्तान खपे का क्रेडिट वो लेते हैं, 18 अमेंडमेंट का क्रेडिट वो लेते हैं, पर्टिकुलरली सिंध हुकूमत, सिंध अवाम के हक में। उसके साथ साथ सब पे भारी आसिफ जरदारी आमिर, उनको कहा जाता है कि ही इज बेस्ट इन पॉलिटिक्स, जिस तरह की गेम्स की वो बात करते हैं। तो उनके पास ऐसी चीजें हैं जिसकी बेस पे अपने वर्कर को कन्विंस करें और वर्कर उनकी तरफ देखे एज अ सीनियर पॉलिटिशियन। बिलावल के पास क्या है ऐसा? देखिए, वो जो आपने लफ्ज कहा ना कि हम और आप कहते हैं, मैं तो कम से कम अपनी बात पे तो कहूंगा कि मैं तो कहता आ रहा हूं कि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की हैं, वो यंगस्टर्स ने संभाल ली हैं। वो एक और काम है। जो बाइडेन को आप क्या देखेंगे, दुनिया में ऐसा नहीं होता, यंगस्टर भी आके काम चला लेते हैं, लेकिन तजर्बा बहरहाल एक रखता है। क्या इमरान खान यंगस्टर है, यंग है? नहीं है।
उन्होंने एक ऐसी तजर्बाकार टीम निकाली जो एक मिनट में 2 घंटों में भागती चली गई यंगस्टर्स की, जब उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया। मिक्सचर होना चाहिए कि अच्छे जो एनर्जेटिक नौजवान आगे आ रहे हैं सियासत में, उनको भी रास्ता मिलना चाहिए, और बड़ों के मशवरे के साथ उनके राह में बड़ों को रुकावट भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये जो बिलावल साहब ने एकदम रट लगाई ना कि नहीं बस बुजुर्ग खत्म, इस तरह मुल्क नहीं चला करते, उनकी पार्टी में नहीं चल रही। तो मेरे ख्याल में कि ये बिलावल साहब को अब इसका, परसों से वो खामोश थे जब आया था, यानी उन्होंने जरदारी साहब को तो नहीं कहा, लेकिन वो बोलना फजल मानते थे गप्ती कस गए कि जी आप भी मदरसे। और आमिर साहब, कल के इंटरव्यू के बाद आपको लगा कि वाकई दोनों बाप बेटे का बयानिया अलग अलग है, वाकई कुछ ऐसा चल रहा है? क्योंकि गुड कॉप बैड कॉप का भी तो एक फिनोमिनन चल रहा था मार्केट में। कल के बयान के बाद आपको लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ चल रहा है? देखिए, वो तो सवाल भी हुआ ना कि जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है, और हालांकि हमेशा से चलती नवाज शरीफ की है, जो फैसला वो कर देते हैं उसके बाद खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये इसलिए नहीं है कि जरदारी साहब को दूसरी दफा, पहले सिर्फ एक स्टेटमेंट के जरिए और कल इंटरव्यू के जरिए बिलावल साहब को रोकना पड़ा है। तो भाई आप तो टिकट भी नहीं ले सकते, खुद अपने आप को भी जारी नहीं कर सकते जिस पार्टी के आप चेयरमैन हो, दूसरी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये एक अच्छी बहस को तो जन्म देगा कि पार्टियों के अंदर बहस होनी चाहिए, जमहूरी रवैये की अक्कासी करता है, लेकिन ये बहरहाल बिलावल की इमेच्योरिटी को भी जाहिर करता है कि ये बातें या तो वो करते हैं पार्टी के अंदर सही फोरम पे, जैसे जरदारी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो वर्कर गिरबान पकड़ लेता है, तो सबसे पहला काम ये पार्टी के अंदर होना चाहिए था, या पार्टी के अंदर करते तो वहां से खबरें आती कि जी इनके दरमियान में ये गुफ्तगू हो रही है। ठीक है। अब ये इस तरह चले थे एबटाबाद से ये ले के बाद कि जैसे कोई डिसीजन हो चुके हुए हैं और वो रुक ही नहीं रहे थे, तो उनको कल रोकना पड़ा है। तो आपको लगा कि इंटरव्यू एक बहाना था बिलावल भुट्टो जरदारी तक ये मैसेज पहुंचाने का कि जिस तरह की स्टेटमेंट या जिस तरह की बातें वो दे रहे हैं ये ठीक नहीं है पार्टी के इमेज के लिए या ओवरऑल उनकी सियासत के लिए भी, राइट? दूसरी जानिब कल तहरीक इंसाफ का भी जिक्र हुआ आमिर साहब, और उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े, लेकिन हमारी जो इशू है वो एक पार्टी से नहीं बल्कि एक शख्सियत से है। और तहरीक इंसाफ का इस मौजूदा इंतखाबात के अंदर हम सबके सामने क्या सूरत हाल है, आप तो क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ये तहरीक इंसाफ के लिए किसी हद तक जायज है? नहीं, देखिए उन्होंने एक शख्स को मसला करार दिया तो वही शख्स तो पार्टी है। क्या वहां कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बचा है? खान साहब के जेल में जाने के बाद उन्होंने जब पहली अरेस्ट उनकी हुई, और आप देख लें कि फॉर्मेशन कमांडर्स की एक मीटिंग हुई थी 7 जून को और एक हुई है कल जी, तो दोनों की प्रेस रिलीजों में एक ही बात है कि मायूसी पैदा करने वालों को अवामी हिमायत से शिकस्त देंगे, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो सहूलतकारी करेगा दहशतगर्दों के लिए या रियासत के खिलाफ काम करेगा तो पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ये एक मैसेज था जो पहले 9 मई के वाक़े पे बराह रास्त 9 मई लिख के दिया गया था, उसका इयादा किया गया। अब इशू यही है कि जरदारी साहब जब कह रहे हैं तो वो निशाना इमरान खान है कि भाई बाकियों को उन्होंने किसी काबिल ही नहीं छोड़ा कि कोई किसी किस्म का रियासत के साथ वो खुले दिल से रब्ता कर सके, क्योंकि खान साहब के आशीर्वाद के बगैर वो जीरो, और खान साहब चाहते हैं कि सिर्फ उनसे बात हो वरना ना हो। यही से बिगाड़ पैदा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में कि पीपल्स पार्टी नून लीग कितनी दफा आई गई, लेकिन स्टेट पे इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को नहीं चढ़ाया, जो कि इमरान खान ने चढ़ाया, बल्कि ये भी कहा कि अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो फिर मेरे लोग कंटोनमेंट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये वो बुनियादी बात है जो सारी बातों की जड़ है और उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आप बता रहे थे जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। अब उसके अंदर इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा निशाना ये है कि वो 5 साल के लिए नाअहल हैं। आज तक उनका फैसला नहीं हुआ। मैंने तो 2 हफ्ते पहले ये बात कही थी और मेरा ख्याल ये था कि ये मामला जब पार्टी टिकट्स तकसीम हो चुके होंगे आम इंतखाबात में, उस वक्त जरूर आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए 6 साल पहले, 5 साल 9 महीने पहले ये जब इलेक्शन में उन्होंने सेनेट के टिकट दे दिए थे नवाज शरीफ ने, तो साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच में बैठ के एक फैसला किया कि जो शख्स सजा याफ्ता है वो पार्टी का सदर नहीं हो सकता। हालांकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरूमा के 1988 में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि जब तक किसी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट खत्म ना कर दे, यानी वो मुल्क दुश्मन साबित ना हो जाए, सर्टिफाइड ना हो जाए, आप किसी से पार्टी नहीं ले सकते। लेकिन उस वक्त चूंकि एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया
इमरान खान एक हुए हुए थे तो 3 रुकनी बेंच से 11 रुकनी बेंच के फैसले को जीरो किया गया और वो फैसला इन फील्ड है। ठीक अब है। अगर इलेक्शन कमीशन उस फैसले के तहत अगला नोटिफिकेशन ये भी कर दे, अगर कोई चैलेंज करेगा जाके कि ये शख्स सजा याफ्ता है इमरान खान साहब, ये पार्टी नहीं संभाल सकते, तो पार्टी की सदारत से तो जाएंगे। अगला मसला ये है कि ये तो नवाज शरीफ से भी चली गई थी, तो कायद होने से तो इमरान खान के कोई नहीं ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आप लेकिन करें। उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का छोड़ा है कि वो पार्टी को हैंडल कर ले। उन्होंने तो शाहिद खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया और खुद आके जब वो लंदन थे मरियम नवाज के साथ अरेस्ट दे दी और अपनी पार्टी को एक सियासी तौर पर दवाम बख्शा जो आज तक मौजूद है। अब ये खान साहब के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। लोग तो नून के भी स्टार्ट में अभी मसला महकमा ज़राअत पंजाब में पंजाब में आया था तो छोड़ के गए थे, जो अब फिर दोबारा वापस खान साहब के लिए इंडीड मसला बना हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला हल तो अभी नवाज शरीफ साहब के लिए भी नहीं हुआ ना। अभी तो उनके लिए भी उनका भी राह हमवार नहीं हुई इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी तो अभी मसला बीच ही है अभी तो। आज 2 फिक्रों में बता देता हूँ। नवाज शरीफ अगर नायल रहते हैं, उनकी पार्टी मैदान में खड़ी है और इलेक्शन लड़ जाएगी। लेकिन अब मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रेगुलर पेशी का इंडिया दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 पेशियों से ज्यादा उनके दोनों केसेस हैं। एवन फील्ड में जो बुनियादी सवाल था कि ये फ्लैटों के मालिक है और उस पे नैब ने, और नैब वो था जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के इन्फ्लुएंस में था, जिन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को सजा दी थी। अच्छा। उनके दौर में ही इमरान खान के मरियम नवाज को बरी किया गया और इस क्वेश्चन पे किया गया कि क्या मरियम नवाज फ्लैट्स की ओनर है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा चले आप हमें बताएं नवाज शरीफ इन फ्लैट्स के ओनर है। उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की अपील चूंकि पेंडिंग है, वो नहीं है पाकिस्तान में, हम उस वक्त फैसला करेंगे। तो मरियम और सफदर को उन्होंने बरी कर दिया था। ठीक है। तो ये फैसला बस इतनी देर का है कि नए शवाहिद कौन से ऐसे आ गए हैं, जो मेरे इल्म में तो है कि अभी कोई ऐसे शवाहिद नहीं आए कि उनका केस मजीद चल सकता है। ठीक है, तो ये वैसे इन दी एंड आमिर साहब ये मलिक की वजह से फंसा हुआ है, ये जो चलेगा नहीं। ठीक है, ये जो सारी सूरत हाल बिल्ट हो रही है, तहरीक इंसाफ पहले ही मुश्किलात का शिकार है, दूसरी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है वो इंटरनल मुश्किलात का शिकार फिल वक्त नजर आती है। अगर ये 2 बयानिए पनप जाते हैं, जो कि बज़ाहिर लगता है कल के इंटरव्यू के बाद की सूरत हाल इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लग रही थी। आमिर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स। उन्होंने तो बल्कि जरदारी साहब ने तो कहा घर घर की कहानी है, तो मेरे जहन में सारे पाकिस्तानी ड्रामास चलना शुरू हो गए जहां पे मुखालफतें घर में और साजिशें चल रही होती हैं। तो फिर तो मैदान में अकेली पार्टी नून लीग रह जाएगी। इट मींस इसका मतलब है जो नून लीग की उम्मीदें हैं, जो कल एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी जरदारी साहब को होगा कि कोई जमात 172 नहीं लेगी, हम तो इस वक्त वाहिद नुमाइंदा जमात है, हम ले सकते हैं और हम डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नून लीग की फिर उम्मीदें बढ़ आएंगी, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आपने घर घर की कहानी कही ना, ये एक्चुअली है आज के दौर में, बल्कि पहले से हमेशा बहुत कम घराने होते हैं, रिजिड होते हैं कि बात नहीं करनी, वरना फैमिलीज में डिस्कशन होती है, बच्चे माँ बाप के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मेरे ख्याल में कोई ये ऐसी नई बात नहीं है। इशू ये है कि वो घर घर की बात है। लेकिन यहाँ पे तो बात आमिर भाई पापा यू नो नथिंग तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा ये पापा यू नो नथिंग वाली जनरेशन है। आपको अगर आप और हम बात करें तो बड़े बाबों के बारे में नौजवान नस्ल इस तरह की बात करती है कि मामा बाबा आपको क्या पता आज क्या टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, फलाना है, ये चल रही होती है। लेकिन ये इस लेवल पे जब आप पाकिस्तान को चलाने की बात करते हैं तो अजीब लगती है। लेकिन नून के लिए 172 का फिगर आज इस वक्त में अगर कह दूं तो बहुत मुश्किल है। अभी पीपल्स पार्टी का ये मसला नहीं है कि वो अगर इसमें लड़ाई लड़ रही है तो वो सिंध से रिजल्ट ही लेगी, वो सिंध से बेपना सीटें लेगी। उन्होंने कोई आसान रास्ता नहीं छोड़ा। अंदरूनी सिंध में तो स्पेशली, कराची में भी वो अब इस दफा पहले की निस्बत ज्यादा ठीक है आमिर भाई, टाइम खत्म हो गया हमारा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें मालूम है आपकी सेहत कुछ गेट वेल सून, ये भी आपको बोल देते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। आप सियासत के ऊपर तज्जिया सुन रहे थे, ब्रेक पे ही जाना? बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कुछ गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, जहां हमले मुसलसल 49वें रोज़ भी जारी हैं। कल भी हमने इस पर बात की थी। जंगबंदी इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं। 4 रोज़ा जंगबंदी का माहिदा हुआ है, मगर फिर भी बर्बरियत से इसराइली फ़ौज बाज नहीं आई है। अगर हम इस वक्त वेस्ट बैंक की बात करें तो उसको निशाना बनाया जा रहा है। जो इसराइली बमबारी है इससे 6000 बच्चों समेत इस वक्त तक की जो
जाँ बहक होने वालों की तादाद है, शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद है, वो 15,000 तक पहुँच गई है। 36,000 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं और इसमें 75% ख़वातीन और बच्चे हैं, 75%। दूसरी जानिब जो फ़लस्तीनियन तबाहशुदा इलाके हैं, इसमें 7,000 फ़लस्तीनी अब तक लापता भी हैं और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जिस पर हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो जंगबंदी है, 4 रोज़ा जंगबंदी, इसका आगाज़ अब आज से हो रहा है। कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था, मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 7 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से नाफिजुल अमल होना है। हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन। और एक यरगमाली के बदले फ़लस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे और आज 13 यरगमाली और 39 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी मुतवक्के है। 24 घंटों में 200 इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम 10 बजे जिस जंगबंदी की बात कर रहे हैं, मुआहिदा तो हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जो इजराइल है उसकी बर्बरियत अभी भी जारी है और जंगबंदी किसी सूरत पे नजर नहीं आ रही है। ये जो मुख्तसर एक वक्फा आएगा 4 दिन का, जिसमें हम मुसलसल इजराइल के हवाले से बात भी कर रहे हैं कि वो बमबारी जारी रखे हुए है, जितना नुकसान ऑलरेडी वो पहुंचा चुके हैं और मजीद भी पहुंचाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जंगबंदी का जो वक्फा चाहे 4 दिन का मैसर आया है, ये फ़लस्तीनियों के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ है। तो जिस अंदाज से अपने ही मुल्क, अपने ही शहर के अंदर शुमाल से जनूब और जनूब से शुमाल जो है वो शटल बना के रखा हुआ है इसराइलियों ने मुख्तलिफ बमबारी के वार्निंग्स के नतीजे में, और उनके घरों को जिस पूरे अंदाज में और जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने ज़मीन बोस किया है, तो उनके लिए तो यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जंगबंदी की तारीख है, ख़ासतौर पर गज़ा के हवाले से, जो गज़ा में माजी में 2008, 2012 और 2014 में जो जंगें मुसल्लत की गई थी, उन तमाम जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें भी जंगबंदी का मरहला आया था। और उन जंगबंदियों में और इस मौजूदा जंगबंदी में जो बुनियादी फ़र्क दिखाई दे रहा है कि एक जंगबंदी में जो 2012 वाली थी उसमें अमेरिका और मिस्र जो थे वो बैकएंड पे ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और इस बार जो है वो कतर, मिस्र भी शामिल है। अमेरिका यकीनन इस वक्त इसराइल के कैंप में है, वो तो जंग को हवा देने के हवाले से अपना भी लाओ लश्कर है वो लेकर इस खत्ते में पहुंचा हुआ है, तो लिहाजा उसके जंगबंदी की तवक्को तो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसराइली वज़ीर दफ़ा, मैं उसे वज़ीर जंग का नाम देता हूँ, योआन ग्लांट जो है, उनकी तरफ से जो बयान अभी आया है कि ये जंग बंदी के वक्फे के ख़त्म होने के बाद भी जो है हमास के ख़िलाफ़ और ख़ासतौर पे जो मुज़ाहमती तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ उनके जो हमले हैं वो अगले 2 माह तक जो है वो जारी रहने की बात उन्होंने की है। तो ये एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए, उन क़ुव्वतों के लिए कि जो बेसिकली इस जंग बंदी को एक मुस्तकिल सीज़ फायर की जो कैफियत में लाना चाहते हैं, कि इससे इसराइल के अज़ाइम, इसराइल की जो खासतौर पे जो वॉर कैबिनेट है और उनके जो सरबराह जो इस वक्त जंगी जुनून में अंधे हुए हैं नेतन्याहू, उनकी अज़ाइम पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज जो है वो फिर इस खित्ते को एक बार दोबारा जंग के अलाव में जो है वो झोंक दिया जाएगा। फलस्तीनी जो है उनके मसाइब यकीनन जो इस वक्त वहाँ पे मौसमी हालात हैं वो इंतहाई नामुवाफिक हैं, क्योंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है और यहाँ पे बर्फबारी भी मुतवक्को होती है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे उनके घर की छत छिन गई है और वो बिल्कुल खैमों में और बिल्कुल जिसे कहना चाहिए मुख्तलिफ पेवमेंट्स पे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, तो उनके लिए अगर वो बमबारी से बच भी गए तो ये मौसमी शदायत जो है, जो मौसम की शिद्दत है, वो उनके लिए दूसरा बड़ा आजमाइश हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसमें जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह हैं महमूद अब्बास साहब, इनका क्या रोल आपको नज़र आता है? चूँकि जाहिर बात है एक नुमाइंदा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नुमाइंदा हो जो कि सिफारती सतह पे फिर इस मामले को आगे लेकर चले। ये 4 दिन का साय ऑफ रिलीफ तो है, लेकिन उसके बाद इसराइल की धमकी भी मौजूद है कि उसी शद्दोमद के साथ दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। आई बिलीव कि ये सिर्फ उन 50 इसराइलियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसके बाद सूरत हाल को मैं मजीद उसी सतह पर ख़राब होता देखता हूँ। तो इसमें पोलिटिकली जो एक निगोशिएटिंग अथॉरिटी है वो कौन हो सकता है इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ से? अब हमने बात की थी कि दुनिया का ज़मीर तो जगाना था, जागा समहाउ, लेकिन अब इसको कोई डॉक्यूमेंट भी तो करना चाहिए इस सूरत हाल को कि कहीं इस पर फुल स्टॉप लगे। मंसूर साहब देखिए जी, जहाँ तक तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर महमूद अब्बास हैं वो तो इस वक्त एक बोनस की सदारत जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, और इस वक्त जो बैकडोर में मुख्तलिफ पोलिटिकल कॉरिडोर्स में जो हमें बाज़गश सुनाई दे रही है वो यही है कि हमने
गजा का कंट्रोल भी जो है वो फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के हवाले करना है, क्योंकि जो वेस्ट बैंक में इस फ़लस्तीनी अथॉरिटी का रोल है वो यही है कि वहाँ से वो इस वक्त भी जो मुज़ाहमतकार फ़लस्तीनी हैं उनको पकड़ कर जो है वो इसराइल के हवाले कर रहे हैं, और हमास और मज़ाहमती तंजीम में दोबारा फिर किसी इसी ऑपरेशन के नतीजे में उन कैदियों की रिहाई के हवाले से जो वो कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे। तो फ़लस्तीनी सदर तो बेसिकली इस वक्त वो इसराइल के जो मामलात हैं उनके साथ उनकी तालमेल ज़्यादा है, वो फ़लस्तीनियों के नुमाइंदा कम दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे मंजरनामे, जंग के मंजरनामे में आपको वो किसी जगह पे सियासी तौर पे उस अंदाज से अपना किरदार अदा करते दिखाई नहीं दिए, बल्कि वो मुख्तलिफ जो ज़ोमा इस इलाके का दौरा करते रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के, अमेरिका के, बरतानिया के, उनके साथ जो बैक एंड पे उनकी नेगोशिएशंस होती रही हैं वो यही थी कि किस तरीके से हमने हमास को ख़त्म करना है और आपका जो कंट्रोल जो है वो इस इलाके पे दोबारा बहाल करना है। तो जब आप इस जंग के दिनों में भी अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको सियासी तौर पे शिकस्त देने में नाकामी के बाद जो है आप दुश्मन के साथ मिलकर साजबाज करके उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप पूरे फ़लस्तीन के नुमाइंदा कहलाने के हकदार नहीं है। सही। अच्छा, ठीक है। ये जो मैथ्यू मिलर की एक स्टेटमेंट में अभी देख रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और इसराइल के लिए कांग्रेस से उन्होंने मजीद इमदाद मांगी है, हुकूमत चाहती है कि मजीद। एक जानिब अमेरिका सीज फायर की भी बताया, जो बाइडन अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि वो जो गजा के अंदर बच्चों की शहादतें हैं उन्होंने उनको दुख दिया है। दूसरी जानिब ये जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट उनकी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आती है कि जी मजीद इमदाद के लिए हमने दरख्वास्त की है। व्हाट काइंड ऑफ रोल अमेरिका इज आई मीन एक्चुअली प्लेइंग? आर दे रियली कंफ्यूज्ड कि हमें क्या करना चाहिए? कोई उनकी मजबूरियां हैं, या फिर विल अल्टीमेटली कॉल इट द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जिसके दो फेसेस हैं और मीडिया के ऊपर फेस और है और अंदर से फेस और है? अमेरिका का रोल क्या है एक्चुअली, आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, अमेरिका का रोल जो है वो तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए अज़र मिन शम्स है। वो एक दोगली पॉलिसी जो है उसको लेके चल रहा है। वो एक तरफ तो इसराइल को पूरी तरह शह दे रहा है, और खासतौर पे ना सिर्फ शह दे रहा है बल्कि अमली तौर पे, मादी तौर पे, अस्करी तौर पे, सफारती पे, हर लिहाज से उसके साथ खड़ा है। और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जो करारदादे हैं, उनको इसी मरहले पे 4 करारदादों को इस वक्त तक वीटो किया जा चुका है। और इस लिहाज से अमेरिका का तो रोल किसी से, अमेरिका से मुराद अमेरिकी इंतजामिया है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है तो उनके अवाम ने तो अपना जो रेट है या जो अपना जो मैंडेट है वो सड़कों पे इसी अंधी और बहरी हुकूमत जो है उसे जगाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। और यही वजह है कि अब ये जो हुकूमतों और अवाम के दरमियान एक खलीज हायल होती जा रही है, एक तफरीक पैदा होती जा रही है, उसके आसार आपको कनाडा में भी दिखाई दे रहे हैं, उसके आसार आपको फ्रांस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त फ्रांस की जो डिप्लोमेटिक कोर है उन्होंने बाकायदा जो वहाँ पे ऐवान सदर हैं जो मैक्रोन, उनको ये खत लिखा है कि आपकी जो पॉलिसी है मशरक़ वस्ता के हवाले से, अरब दुनिया के हवाले से, उसकी वजह से फ्रांस का वो जो एक रिवायती मौक़िफ़ था असूल पसंदी का, इंसाफ पसंदी का, वो बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और हमारे लिए उन कैपिटल्स में काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो लोग हम पर एतबार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें कहते कुछ है और बाद में अमली तौर पर जाके आपके मैक्रोन साहब जो है उनके साथ दीगर वादे वईद करते हैं। अब ऐसा ही है। इसी तरीके से जो इस वक्त इसराइल की जो अंदरूनी माशी सूरत हाल है वो इतनी दिगरगू हो चुकी है कि इसराइल को इस वक्त तकरीबन $260 मिलियन रोजाना का जो है नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा अहम नुकता है। आपने कहा कि अवाम और जो हुक्मरान है उनके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को भी हमने देखा और उनको लोगों ने बहुत परेशान किया। बाइडन के बारे में उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। दीगर ममालिक आपने रेफरेंस दिया, लेकिन कल अभी मैंने खबर एक सुबह फॉलो की, वो गीट विल्डर्स हैं, एक डच रहनुमा हैं, वो इलेक्शन जीते हैं और वो एंटी इस्लाम, उनकी शोहरत है कि वो दाएं बाजू के आदमी हैं और बहुत बड़े मुखालिफ हैं इस्लाम के। उनकी मकबूलियत, फिर कल जर्मनी ने आपको मालूम है कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिसमें जो हमास के मानने वाले थे या चाहने वाले थे, कुछ 13 के करीब पुलिस ने कार्रवाइयां की, उन्होंने उनको वहां पे पकड़ा। और कल बाकायदा तौर पे जर्मनी ने वाजे किया कि हम इस बात से साबित करते हैं कि इसराइल के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दूसरी जानिब इस वक्त जो एंटी इस्लामिक जो फोर्सेज हैं वो भी तो अपना पूरा जोर लगा रही हैं, और लगता है कि जो यूरोपियन अवाम है एक तरफ अगर एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी जानिब एंटी इस्लाम लोगों को जिता भी रहे हैं, सामने लेके आ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो एक फिनोमेना है जिसे हम इस्लामोफोबिया के नाम से जानते हैं, ये इस वक्त मगरबी माशरा, खासतौर पर यूरोपियन माशरों में बिल्कुल इंट्रेंच कर गया है। उनको इस बुरी अंदाज में
मुसलमानों की एक ऐसी मनफी तस्वीर दिखाई गई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को या तो अरबों के वो जो एक लॉरेंस अरेबिया का जो एक ख्याली किरदार उन्होंने क्रिएट किया था उसके तनाजुर में वो देखते हैं, और मुसलमानों को अगर वो देखते हैं तो उन्हें वो अफगानिस्तान में बिल्कुल जिसे कहना चाहिए बहुत ही दकियानूस ख्यालात और अपने ज़ाहिरी शक्ल सूरत के हवाले से जो तालिबान की तस्वीर दिखाई जाती है, यही दो फिगर हैं। उन्होंने कभी भी एक मॉडरेट इस्लाम, एक पॉलिटिकल इस्लाम जिसका बुनियादी तौर पे जो वेस्ट का जो एक इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंशिया है वो उसको यूटिलाइज करता है, उन्होंने कभी उसकी फेस को नुमाया करने की कोशिश नहीं की, ना उनके मीडिया ने, ना उनके जो है मुख्तलिफ इदारे। यही वजह है कि वहाँ पे आपको ये जो कुरान को आग लगाने के हवाले से, उसे नजर आतिश करने के हवाले जैसे इंतहा पसंद इक़दाम जो है वो देखने को मिलते हैं, और उनकी हुकूमतें वहाँ पे बांधे खड़ी दिखाई देती हैं। और इसी तरीके से जो इस्लामोफोबिया का जो फिनोमेना है और हमारे को कंटेन करने के हवाले से ये किसी यूरोपीय जर्मन मुल्क की पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन को दहशतगर्द हम ये फिर मंसूर साहब कहने में हक बजाने होंगे कि सिर्फ अमेरिका बहादुर की बात नहीं है, पूरा यूरोप ही इस वक्त इस मामले में एक दोगली पॉलिसी का शिकार है। और एक जानिब आप अगर इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने वालों को एम्पावर करने के लिए आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। टाइम हमारा खत्म हो गया। मंसूर जाफिर साहब मौजूद हैं, हम गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कराची के हवाले से हम ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं। अच्छी बातें, अच्छी खबरें कम होती हैं शहर कायद के हवाले से। बड़ा अफसोस भी होता है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल हब है, अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। कल एक वाक़या हुआ, हमने आपको अपने बुलेटिन के अंदर रिपोर्ट भी किया इस हवाले से। डकैती का ये वाक़या था जिसमें अवाम के मुहाफिज ने ही अवाम को लूटने की बात की और लूटा। इनफैक्ट हम बात करें कल वाले वाक़े के जो कि औरंगी टाउन में पेश आया, इसमें डकैती के एक वाक़े में एक ताजर के घर को लूटा गया और 1,90,00,000 रुपए और इसके साथ साथ 60 तोले सोना लूट लिया गया। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि इसमें ज़ेरे तरबियत DSP उमर तारिक मुलव्विस निकला। और ये जो उमर तारिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी के बाद मजीद कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद जो DSP मुलजिम तारिक है, उमर तारिक, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। 1 रोज़ा रिमांड मुकम्मल हुआ और इस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है इस पर उन्हें पेश किया गया, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम DSP उमर तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की मजीद तौसी की गई। आज दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा और उधर जो ये DSP है जो कि इस डाके के अंदर मुलव्विस पाया गया है, उमर तारिक बजारी, इसको मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन हमने कहा जरा ताज़ा तरीन डेवलपमेंट देखें इस केस के ऊपर। मगर इस हवाले से ये भी बात करेंगे कि अवाम के मुहाफिज अगर अवाम को लूटेंगे तो अवाम किधर जाएगी। महकमा पुलिस में मौजूद जो काली भेड़े हैं इनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है। और माजी में भी हमने देखा है कराची में पुलिस एहलकार बात करें तो भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस रहे हैं। इसी स्टोरी के ऊपर हम जरा अपडेट ले लेते हैं। साजिद रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा के, उनको हम उनसे जान लेते। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जो वाकया है ऑब्वियसली अपनी नौयत का कह लें पहला वाकया तो है नहीं, इस तरह का माजी में कई वाकयात हम देखते आए हैं, लेकिन एक DSP का, जेर तरबियत DSP का इतनी बड़ी डकैती के अंदर मुलव्विस होना इटसेल्फ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो मामलात हैं उस पर क्वेश्चन मार्क है। अभी आज दोबारा से पेशी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस केस को लेकर? जी अरमला, बिल्कुल देखें, एक ये अपनी ही तारीख का एक अनोखा वाक़या है जिसमें ना सिर्फ एक ज़ेर तरबियत DSP बल्कि एक जो मौजूदा SSP साउथ उसके भी मुलव्विस होने के जो इसमें बराह रास्त शवाहिद मिले हैं। जो इब्तदाई तौर पर यह वाक़या रिपोर्ट हुआ था उसके बाद हमने ही ये वाक़या रिपोर्ट किया था जिसमें बताया गया था तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की ये नकदी थी और 70 से 80 तोला तकरीबन 12 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और दीगर कीमती सामान जो था ये लेकर जो इस वारदात के अंदर फरार हुए थे। जब इसकी ये हमने रिपोर्ट किया उसके बाद CCTV फुटेजेस हमने हासिल की थी और उसके अंदर मालूम चला कि एक पुलिस मोबाइल में सवार जो मुल्जिमान थे जो कि वर्दी में भी मलबूस थे, कुछ सादा लिबास में थे, उन्होंने ये वारदात की थी। CCTV फुटेजेस जब हमने अपने चैनल के ऊपर ये वायरल की और इसको ऑन एयर किया तो उसके बाद मालूम ये हुआ कि ये जो मुल्जिमान थे इनका ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ जो कि एक कराची का पोश इलाका है वहाँ से इनका ताल्लुक था। फौरी तौर पर यह पता चला कि ज़ेर तरबियत DSP है जिसने यहाँ पर एक मकान पर छापा मारा था। ताजिर का घर था ये औरंगी टाउन में और ये बताया गया कि ये एक जो मौजूदा SSP है इमरान कुरैशी, ये उनके हुक्म पर ये मारा गया था।
जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो उसके बाद फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी की गई। आला हुकाम ने नोटिस लिया इस वारदात का। वारदात के बाद जो है इसका नोटिस लेने के बाद तमाम चीजें जो है खुलती चली गई। जब एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी से क्या स्टेटमेंट हुआ, उसके बाद जेर तरबियत डीएसपी उमर बजारी का ये स्टेटमेंट हुआ, दीगर पुलिस एहलकारों के जो बयानात हुए, उसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि इस डकैती की वारदात में मुबैना तौर पर जो है वो एक मौजूदा एसएसपी के हुक्म पर ये वारदात हुई थी और एक यहाँ पे बड़ा दिलचस्प सवाल है, डीएसपी और दीगर पुलिस एहलकार मुलविस थे। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है यहाँ पे कि अगर इन लोगों ने डकैती ही करनी थी, ये पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों थे, ये पुलिस मोबाइल पे क्यों गए? इससे तो पकड़े जाने में कोई कसर ही नहीं रह जाती कि उन्होंने पकड़ा जाना था क्योंकि सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे। इसकी क्या वजह सामने आई है? क्या बज़ाहिर वो एक छापा मारने के लिए गए और छापे की आड़ में डकैती की गई, या वो गए ही डकैती की नीयत से थे? क्या तहकीकात कहती हैं? देखिए इमरान, जो इब्तिदाई जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई उसमें ये बताया गया कि ये जो ताजिर का घर था, इनका ताल्लुक जो है MQM लंदन से था। जब ताजिर से इन्वेस्टिगेशन की गई, उससे पूछगिछ की गई कि आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, तो उन्होंने मना कर दिया। जब हमारी पुलिस हुकाम से बातचीत हुई तो पुलिस हुकाम ने कहना था कि हमें असले की मौजूदगी की इत्तला मिली थी जिस पर हम कार्रवाई करने गए थे। मजे की बात यह है कि चले आपने सारी डकैती कर ली, सब कुछ कर लिया, उन्होंने एक उस घर में जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो भी जो निकाले, जिससे ये सारा का सारा मामला मशकूक हुआ। उनको ये अंदाजा नहीं था कि गली में और भी घरों के ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस लगी हुई हैं जो इनके पकड़ाई का बाइस बन सकती हैं। वही हुआ, ये उस घर से तो कैमरे लेके और सीसीटीवी की फुटेजेस लेके DVR अपने में कब्जे में लेकर माल वगैरह समेट कर दो जो उस घर के फर्द थे, तकरीबन ये 6 भाइयों का घर है, पूरा खानदान एक ही घर में ये मुकीम है, वहां से 2 भाइयों को अपने साथ लिया और बलोच कॉलोनी पुल पर जाके उनको ना सिर्फ उतारा बल्कि उनको आंखों पे पट्टियां बांधी हुई थी, पता ही नहीं चलने दिया कि उनको कहां लेके जा रहे हैं। रास्ते में उनको उतारा और जो लूटा हुआ माल था वो अपने साथ समेट कर फरार हो गए। ठीक है साजिद, क्विकली ताजा तरीन डेवलपमेंट क्या है, आज क्या कार्रवाई होने जा रही है, क्विकली बता दीजिए। देखिए बिल्कुल इमरान, रात भर भी मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए हैं, मुख्तलिफ अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया है। इसमें 2 किरदार हैं, खुर्रम और फैजान, जो कि पुलिस एहलकार बताए जाते हैं जो कि उस वाक़े में मुलविस थे, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। इसके साथ साथ जो सादा लिबास एहलकारों में जो लोग थे, जो मुलविस थे, जो कपड़ों में सादे कपड़ों में थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी रात भर मुख्तलिफ इलाकों में जो छापे मारे गए हैं और कोशिश की गई है कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं ताकि मजीद जो इसमें मुलव्विस लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया साजिद, आप इस हवाले से कर रहे थे। और साजिद, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये अपनी नौयत का अपना ही वाकया है और समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो भी और हाईएस्ट लेवल पे पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, हाईएस्ट लेवल पे एसएसपी लेवल पे। दैट्स अलार्मिंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको माइंड मैटर्स दिखाते हैं, हमारा सेगमेंट जिसमें आज उफेरा और वकार बात कर रहे हैं आमाल के नताइज से नावाकफियत के हवाले से। ये जो सतही अखलाकियात हैं ये क्या होती हैं? इट्स वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। हाल ही में लाहौर में 8 लाख के करीब मास्क पब्लिक में मुफ्त बांटे गए हैं, जिसके लिए 40 मुख्तलिफ पॉइंट्स भी बनाए गए। आज हम बात इस टॉपिक पे करेंगे कि क्यों आखिर किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए या किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें वो चीज आवाम में मुफ्त बांटनी पड़ती है, चाहे वो मास्क हो या फिर उसका ताल्लुक हेलमेट से हो। वकार साहब, क्या लगता है आपको कि हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों बन गया है कि अगर आवाम से किसी भी चीज पे इम्प्लीमेंट करवाना है, किसी लॉ को पूरा करवाना है, तो हमें वो चीज पहले मुफ्त देनी पड़ती है? हाँ देखिए, ज़िला इंतज़ामिया ने जो कहा है वो तो बिल्कुल ठीक है, चले वो उनका जो इक़दाम है उसको हम कह सकते हैं वो अच्छी नीयत से किया गया है। लेकिन ये बहुत सारी तशवीशनाक सूरत हाल उस तरह पैदा होती है जब हम इसको ख़ास तनाजुर में देखते हैं कि क्या वजह है। जिस तरह आपने कहा है कि हेलमेट जो है अगर फ्री तकसीम करेंगे, बहुत सारी इस तरह की मूव होती हैं तहरीकें। और इसके अलावा जो है वो अब जिस तरह आपने कहा है कि मास्क जो है वो 8 लाख, मास्क की एक प्राइस पता 10 रुपये है, 10 रुपये, हार्डली 10 रुपीज़। एक ऐसे फ़र्द को आप मुफ्त मास्क दे भी दें तो भी मेरा मतलब है इसकी कतन कोई गारंटी नहीं है कि वो मास्क पहनेगा। जो 10 रुपये खुद खर्च नहीं कर सकता, इसका मतलब है वो नताइज से बखूबी आगाह नहीं है,
ठीक है, और नताइज किस कदर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, यानी स्मोग है तो उसके नतीजे में लंग्स किस तरह मुतासर हो सकते हैं, ये तमाम जो गला है आपका किस तरह मुतासर हो सकता है, उन नताइज से शायद वो बखूबी आगाह नहीं है, या वो सर्वाइवल के किसी ऐसी दौड़ में है जहाँ पे उसके लिए कल जो है वो कल है और उसके लिए आज जो है वो इस वक्त वो अपने आज के अंदर जिंदा रहना चाहता है। लेकिन ये बहरहाल एक काम अकली और काम इल्मी का एक बहुत बड़ी अलामत इस हवाले से होती है कि जब हम बच्चों की नफ्सियात में भी देखते हैं तो उनकी जो बुनियादी तरबियत होती है वो उस तरबियत का एक पहलू, एक बहुत नुमायाँ पहलू ये होता है कि हम उनको उनके अमाल के नताइज से आगाह करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको खौफजदा करें, बजाय इसके कि हम उनको पनिशमेंट दें, बजाय इसके कि हम उनको, उससे बेहतर है कि जो भी काम वो करने जा रहे हैं अगर वो गलत नतीजा पैदा करता है तो हम उनको नतीजे से आगाह करें। नंबर 1, एक या 2 दफ़ा अगर वो गलत काम करेंगे और वही नतीजा बार बार आएगा तो उसके बाद वो खुद हट जाएंगे। पनिशमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसको हम एक चीज़ को कहते हैं शैलो मोरालिटी समथिंग। वो इस तरह होती है एक सतही किस्म की अखलाकियात, वो ऐसे माशरों में या पसमानदा माशरे जो हैं उनमें ये आ जाती है सतही अखलाकियात। सतही अखलाकियात क्या है कि मैं इशारा इसलिए नहीं तोड़ रहा क्योंकि मुझे कोई अथॉरिटी देख रही है, वो किसी कैमरे की शक्ल में है या वो किसी वार्डन की शक्ल में, हाँ वार्डन की शक्ल में है। तो अगर वो नहीं है तो उसके बाद तो हम बिला झिझक, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जो मोरालिटी है जिसको हम कंक्रीट मोरालिटी शायद कह सकते हैं, वो ये है कि मैं इशारा इसलिए नहीं तोड़ रहा क्योंकि अब ये मेरा राइट नहीं है, अब ये किसी और का राइट है और मैं एक बाहमी हमारा मुआहिदा है एक सिविक, उसका पाबंद हूँ। और दूसरा मैं इसके नताइज से भी आगाह हूँ कि हादसे की शक्ल में किसी और को भी नुकसान हो सकता है, मुझे भी नुकसान हो सकता है। ये है कंक्रीट मोरालिटी। तो ये जो दूसरी जो इस तरह की पसमानदा माशरे होते हैं उनके अंदर एक सतही सी अखलाकियात पाई जाती हैं। वो सतही अखलाकियात जो हैं उनको कोई अच्छा, इनको बेशक आप ज़बरदस्ती मास्क दे दें, इन्होंने कौन सा पहनना, नहीं पहनेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो एवं लाशौरी तौर पे ये देखते जाता हूँ कि कितने लोगों ने मास्क पहना। हार्डली, मतलब बहुत बड़ा शहर है लेकिन घर जाते तक शायद मैं 2 या 3 अफराद को देखता हूँ कि जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। अब एक एंगल जो दूसरा है वो भी बड़ा अहम है कि शायद हमारा वो जो तालीमी म्यार है वो इतना कमज़ोर है कि उसमें लंग्स के हवाले से कितना लोगों को आगाह है कि वो कितनी एक सेंसिटिव तरीन चीज़ है, और जिस गैस चैम्बर में आप इस वक्त रह रहे हैं वो अंदर क्या उस फैक्ट, मतलब आप एक लंग्स नहीं है उसके अंदर आप यूँ समझें कि मिलियंस ऑफ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रीज कितनी कम्प्लेक्स हैं। और अगर ये कहीं सिलेबस में प्रॉपर तरीके से उन्होंने पढ़ा होता या गला कितना सेंसिटिव है और ये जो कुछ भी है, जो कार्बन इमिशन है या मिथेन है, ये किस तरीके से हमें डैमेज करती है। और कुछ डैमेजेस ऐसे हैं जो कि रिकवरेबल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, वंस डैमेज तो डैमेज। अच्छा वकार साहब, आपकी नज़र में जो आप जिक्र कर रहे हैं कंक्रीट मोरालिटी का, ये किस तरह से पैदा की जा सकती है? ये बेसिकली बिल्कुल पैदा की जा सकती है। ये बेसिकली पैदा होती है एम्पैथी से। ये बेसिकली हम जिस मोरालिटी की बात करें वो एम्पैथी बेस्ड है ना। मैं आपसे हमदर्दी करता हूँ ना, ये हमदिली करता हूँ कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है जी। मेरे न्यूरॉन्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो आपको तकलीफ़ है वो मेरी तकलीफ़ है और मैं इसी तनाजुर में पूरी सोसाइटी को देखता हूँ। तो ये जो एक सेंसिटिविटी है, ये जो एक हसासियत है, ये जो एक एम्पैथी है, ये पैदा कैसे होती है? ये पैदा होती है तजर्बात के तनव्वुर से। आपके जितने तजर्बात बढ़ते चले जाते हैं, जितने बढ़ते चले जाते हैं, तो ये आप एम्पैथेटिक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप बार बार नताइज से वाकिफ़ होते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पर किसी के ज़ख्मी होने पे आपका दिल नहीं पसीजा, लेकिन जब आप ज़ख्मी हुए तो आपको आइडिया हो गया ना कि इसका दर्द कितना है। तो अगर 5-6 दफ़ा कोई ऐसा वाक़या हो गया तो फिर आपके अंदर वो एम्पैथी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये तजुर्बात का तनव्वुर जो है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे 150 to 200 रिलेशनशिप्स होते हैं, वो इतना ज़्यादा तनव्वुर हो नहीं सकता। तो वो तनव्वुर जो है वो तो इतना नहीं हो सकता। इसको बढ़ोतरी देने के लिए फिर एक चीज़ आती है, वो है लिटरेचर। आप अपने सिलेबस के अंदर जितना ज़्यादा लिटरेचर डालेंगे, लिटरेचर से मेरी मुराद ये है जो जिसको अदब आलिया कहते हैं, या वो नावल हो सकता है, वो अफसाना हो सकता है, ये शायरी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सादत हसन मंटो हैं या कोई बड़े राइटर हैं, असद मोहम्मद खान हैं, जितने बड़े राइटर्स हैं, उनका कोई भी अफसाना जो है उसमें कोई ना कोई विक्टिम होगा, कोई जो है वो जालिम होगा, ये तो वो मेरे तजर्बे का हिस्सा बन जाता है और उस विक्टिम के साथ जो मेरी एम्पैथी है वो कनेक्ट हो जाती है। और
तो वो जो चीज़ है, जो लिटरेचर है, वो बड़ा अहम तरीन किरदार अदा करता है। सो दैट कि आप ये देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं, उसमें आप डॉक्टर्स का नाम लें, इंजीनियर्स का नाम लें, वकला का नाम लें, किसी भी प्रोफेशन के अंदर, उसके अंदर जो स्पेशली हमारे जैसे ममालिक होते हैं, उनके अंदर आपको उसका फुकदान नज़र आता है एम्पैथी का। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि वो अपने प्रोफेशन की किताबें तो पढ़ते चले गए, बट लिटरेचर जो है वो माइनस हुआ। अब लिटरेचर जो है वो शायद हर फील्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स लाइक एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ है, और आप ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसकी वजह से इस चीज़ का बड़ा एक नागुज़ीर हिस्सा होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो एम्पैथी जो है वो पैदा होती है आप अपने ज़ाती तजुर्बात से, और फिर नंबर 2 लिटरेचर या दूसरों की स्टोरीज या कहानियों से। अच्छा वकार साहब, मैं ही आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि हमें एहसास नहीं है, जैसे आपने बात की एम्पैथी नहीं है, तो हम अपनी सोसाइटी को किस तरह से एक सिविलाइज सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी और बाकायदा इसको आप साइंटिफिकली कह लें। अच्छा, ठीक है, नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक फ़र्द को मेरे सामने ले आती हैं और वो आप कहती हैं कि ये मसाइल हैं, ये एम्पैथेटिक नहीं है, ये अपनी ज़मीन यानी पाकिस्तान की जो लैंड है उसको ओन नहीं करता, यानी हर बंदा जो कचरा बाहर फेंकता है ना, मैं समझता हूँ कि वो लैंड ओन नहीं करता। तो ये अपना घर तो ओन करता है, अपनी गाड़ी तो ओन करता है, लेकिन ये बाहर जो पाकिस्तान है, ये जो लैंड है, ये वतन है, या अर्थ है, ये ज़मीन है, उसको ये ओन नहीं करता। ये दरख्तों को ओन नहीं करता, ये जानवरों के हवाले से इस तरह है, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें आप मुझे बताएंगी तो मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, बट इसको 2 साल या 1 साल मुसलसल सेशंस की ज़रूरत है। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिक्स करनी है। अगर आपने 50 साल या 30 साल या 40 साल एक बंदे को तबाह करने के लिए इतना कुछ किया है, तो उसको फिक्स करने के लिए भी तो 1 साल तो चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर 1 साल या 2 साल एक बंदे को फिक्स करने के लिए चाहिए, तो इस मुल्क में तो 23 करोड़ आबादी है, 23 करोड़ साइकोलॉजिस्ट कहाँ से लेके आए? तो इसका मतलब है कि ये शायद रिसोर्सेज के हवाले से और वसाइल के हवाले से, और हमारे जैसे मुल्क जितने वसाइल हैं उनके बाद, बल्कि दुनिया में कोई भी मुल्क इतना बड़ी वसाइल नहीं होते जो ये अफोर्ड कर सके। तो फिर हल सिर्फ एक रह जाता, वो है प्राइमरी एजुकेशन, जो बुनियादी वहाँ पे है। यानी वो मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं 30 दिन में तब्दीली ले आऊँगा या मैं 1 दिन में तब्दीली ले आऊँगा, तो जो लोग इस स्केल से वाकिफ़ हैं उनको मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई फ़र्द ये कहे कि हाँ मैं 25 साल बाद तब्दीली का वादा करता हूँ और आज हम तब्दीली की ईंट रखते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि हाँ वो कुछ सीरियस है, और वो एक्चुअली उस मसले की जड़ को भी समझता है, उस मसले के ब्रॉडर इमेज और मसले के स्केल को समझता है। जो बंदा कहेगा मैं 30 दिनों में ठीक कर दूंगा, तो वो मुझे समझ आ गई कि वो मसले के स्केल से वाकिफ नहीं है। तो इस मसले का जो स्केल है, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फ्री मास्क न दिए जाएं और हर बंदा जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, अपनी जाती कम से कम आपके हेलमेट में, हमें हैरान होता हूँ कि हेलमेट आपके लिए और पुलिस जो है वो लगी होती है। और फिर हमारे यहाँ एक वो होती है, एक हफ्ता मनाया जाता है ना, 1 हफ्ते के बाद कोई परवाह नहीं है कि वो बेशक हेलमेट ना पहना हो, मास्क ना पहना हो, नो प्रॉब्लम। तो वो जो हफ्ता शफ्ता है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये पनिशमेंट कहलाती हैं। पनिशमेंट जो है वो अथॉरिटी यानी पनिशमेंट देती है, बट अथॉरिटी पनिशमेंट तो देती है, लेकिन ये तब्दीली उस वक्त तक ही रहेगी, अगर कर भी पाए, आप रिसोर्सेज इतने हैं, उस वक्त तक रहेगी जब तक वो पनिशमेंट ऊपर है, डर रहेगा। जैसी अथॉरिटी या पनिशमेंट, वो जो हफ्ता है वो मना के आप गुजर गए, पीछे से सारा वैसे का वैसे ही होगा। आज से 100 साल बाद भी वैसे होगा, 200 साल बाद भी वैसे होगा, अनफॉर्चुनेटली, जब तक आप ये बुनियादी तालीम या जो बच्चों यानी आप अगले आने वाली नस्ल को तब्दील नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के सेगमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आगाह रहें अपने आने वाले वक्त से भी और अपने आने वाले हादसात से भी। इसी के साथ मुझे और वकार मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एक्सप्रेसो। मैं तो उस दिन से हिरासा हूँ कि जब हुक्म चले, खुश्क फूलों को किताबों में न रखे कोई, अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो फिर मुझको न समेटे कोई। बात करें हम खुशबू की शायरा परवीन शाकिर साहिबा मरहूमा की। आज उनके मद्दाह उनका यौम पैदाइश बना रहे हैं। 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा होने वाली परवीन शाकिर इंतहाई कलील अरसे में शोहरत की वो बुलंदियाँ हासिल की जो बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। अगर तालीमी लिहाज से बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में जामे कराची से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल। लतीफ़ जज्बात को लफ्ज़ों का पैरहन देने वाली फूलों और खुशबुओं की शायरा ने खुशबू, सदेबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम समेत दर्जनों शेरी कलाम लिखे। अपनी शायरी में औरत और मोहब्बत को मौजू बनाया
उन्होंने न सिर्फ ज़बानो बयान को नए असलूब से आहंग किया बल्कि गज़ल की रोमानवी कैफियत को निस्वानी आहंग से भी नवाजा। खुशबू के बाद सदे बर्ग, खुद कलामी और इनकार जैसी शायरी के बेशबहा मजमू ने बुर्दबाद शायरा को इस मनसब पर फाइज कर दिया जो शाइस्तगी और तरन्नुम में अपनी मिसाल आप था। परवीन शाकिर को बेबाकी से दिल की बात कह देने का फ़न और इसमें कमाल हासिल था। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। खैर जी, परवीन शाकिर साहिबा अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, बेहतरीन शायरा थी। आगे बढ़ते हैं, अपने सेगमेंट की जानिब आपको लेकर जाते हैं और सेगमेंट है हमारा फ्लैग्स। बिल्कुल, फ्लैग्स के अंदर बात हो रही है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस की 40th बर्थडे के हवाले से एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में। इस तकरीब का हाल देखते हैं इस सेगमेंट फ्लैग्स में। on the island by safeguarding our values, beliefs, and national identity. Yeah, it's our 40th anniversary that we are very proud of because, I mean... जी हाँ, आज हमारी 40वीं एनिवर्सरी है। हम बहुत खुश हैं। ये सफर इतना आसान नहीं था। हमारे लोगों ने आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की और कुर्बानियाँ दी। 40 साल से हम सुकून में रह रहे हैं। हमें खुद पर बहुत फख्र है। आज ये खास दिन पाकिस्तानी भाइयों के साथ मनाने का मौका मिला। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खास दिन है। Brothers and sisters, this special occasion, it's very special for us, and I can say this on behalf of the Turkish Cypriot people as well. नॉर्दर्न साइप्रस के साथ पाकिस्तान शाना बशाना हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि अगर आप देखें कि उनके हालात और हमारे पाकिस्तान में जो कश्मीर के हालात हैं वो एक ही, तकरीबन हमारा एक ही दर्द कहें या एक ही वो होता है। और हमेशा हमें दर्द महसूस होता है, चाहे वो फ़लस्तीन का हो, चाहे नॉर्दर्न साइप्रस का हो, चाहे कश्मीर का हो। तो ये तीनों ऐसे एक ख़ित्ते हैं जिस पे जो है ना हमेशा जो है हमें यकजहती करनी पड़ती है। और पाकिस्तान का स्टांस जो है कश्मीर के हवाले से हो या साइप्रस के हवाले से, नॉर्दर्न साइप्रस के हवाले से हो या फ़लस्तीन के हवाले से, वो एक ही उसको। Actually, yes, in some ways they are similar. It's a kind of sign that actually united मसला कश्मीर भी हमारे मसाइल से मिलता जुलता है। मुझे हैरानी है कि अक़वाम मुत्तहिदा बेशुमार करारदादों के होते हुए भी इन मसाइल का पुरअमन हल तलाश नहीं कर पा रहा। Most of the countries where there are same kind of disputes, so of course they have similarities. I am grateful, I am thankful because पाकिस्तान में सर्वे करना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
मुझे पाकिस्तान बिल्कुल अपने घर जैसा ही लगता है। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तान ने हमेशा शुमाली साइप्रस का साथ दिया है। हमारे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा होता है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कराची में जो सालाना 5वां अदब फेस्टिवल है, कल से कराची में शुरू होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में 100 से ज्यादा मुकर्रीन और फनकार शिरकत करेंगे। और इस फेस्टिवल के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्क के नामवर अदीबों समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मीडिया से वाबस्ता जो शख्सियात हैं वो भी इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। इस अदबी फेस्टिवल में जी सकाफती और तफरीही प्रोग्राम भी होंगे और नई किताबों की रोनुमाई भी होगी। इसी हवाले से हमने सोचा कि प्री हाई पिक सेगमेंट इसको किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कराची के अंदर ये जो अदब फेस्टिवल है ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो हर साल होती है कराची के अंदर, और जिसमें मुख्तलिफ ऑथर्स जो मुकर्रर हैं जिनके हवाले से हम बात करते हैं उनकी जो आपस की इंटरेक्शन है, जो बुक्स की रोनुमाई है, बड़ा एक अच्छा एडिशन होता है कराची के। मैं सबसे पहले तो बात करने से पहले ही खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इसके सभी ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने ये आइडिया कंसीव किया, बिकॉज हम अभी ऑफ एयर बात करते हैं कि इतनी कम अच्छी खबरें आती हैं कराची से, लाइट स्टोरीज जिन्हें हम अपनी न्यूज़ की ज़बान में कहते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा फेस्टिवल जब भी होता है। हमारे साथ अमीना सैयद साहिबा मौजूद हैं जो कि बानी हैं इस अदब फेस्टिवल की, उनसे ज़रा इसी बारे में बात करते हैं। अमीना सैयद साहिबा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई और आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही अच्छा इवेंट बज़ाहिर लग रहा है जिस तरह हम देख रहे हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमें लाइनअप्स के बारे में बताएं, कौन कौन आ रहा है, कितना बड़ा ये इवेंट हो रहा है, किस स्केल पे हो रहा है, हमारे देखने वालों को बताइए। जी शुक्रिया। ये कल से शुरू हो रहा है 5वीं अदब फेस्टिवल, और ये कराची में हैबिट सेंटर में है जो शायरा फैसल टीपू सुल्तान रोड पे है। सुबह 11:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, और इसमें 100 से ज़्यादा अदीब और स्पीकर्स आ रहे हैं और 45 सेशंस हैं जिसमें मुशायरा भी है, एक थिएटर है ड्रिप्स थिएटर खालिद अनम का, मज़ाहिया ड्रामा, और इसमें कई किताबों की रूनुमाई है। और डॉक्टर मुईद यूसुफ तशरीफ़ ला रहे हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब, किशन नाहिद साहिबा, नूरुल हुदा शाह साहिबा, और जहरा निगाह साहिबा, तनवीर अंजुम, अफजाल सैयद, एक से बढ़ के एक अदीब और शायर आ रहे हैं, और अमेरिका से भी आ रहे हैं, बरतानिया से लोग आ रहे हैं। ठीक। एक अलेक्जेंडर की साहब हैं जो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं। okay. और इस्लामिक सब्जेक्ट्स पे उन्होंने पीएचडी किया है, वो आ रहे हैं। तो 2 दिन समझिए कि, और बैक वक्त 3-3 सेशन होंगे, और ये बिल्कुल हम चाहते हैं कि आम लोग आएँ और जगह भर जाए। पूरे कराची से, सिंध से भी लोग आ रहे हैं, और जो सिंध से हमारे स्पीकर्स भी आ रहे हैं, अमर सिंधु साहिबा, अरफाना मल्ला साहिबा हैदराबाद में जो चलाती हैं खाना बदोश कैफ़े, वो भी तशरीफ़ ला रही हैं। उनका शेख अयाज मेलो होता है हर साल। तो समझिए कि बहुत इसमें अलामा इकबाल साहब के पोते आ रहे हैं, आज़ाद इकबाल साहब, जो अपना दीवान की रूनुमाई होगी, उनका नया दीवान आया है, और दयान राज, और वो इकबाल के नज़में भी गाएंगे, वो गुलकार हैं, म्यूजिशियन हैं। और एक हम जिना पे क़ायद आज़म पे एक किताब यासिर लतीफ़ हमदानी की जो लाइटस्टोन पब्लिशर्स ने शाये की है, उसकी भी उस पर एक सेशन होगा। उसमें क़ायद आज़म के ग्रैंड नेव्यू लियाकत मर्चेंट, जो क़ायद आज़म की बहन मरियम बाई के नवासे हैं, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो समझिए 2 दिन लगातार मुस्तकिल सेशंस होंगे, और वो ऐसी जगह है कि जहां आप पूरा दिन गुजार सकते हैं, क्योंकि वहाँ कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और एक जगह है जहाँ बच्चों को भी, छोटे बच्चों को छोड़ सकते हैं। ये जहाँ वो बच्चों को ख्याल रखते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह। उम्मीद है कि नहीं, आप it सब sounded, तशरीफ लाएंगे it sounds आपकी। really good। इतना इंशाल्लाह। इम्प्रेसिव इवेंट लग रहा है जो लाइव हमारे साथ शेयर कर रही हैं। ऑब्वियसली कराची का ये फेस्टिवल, वी लुक फॉरवर्ड टू सच फेस्टिवल्स के इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और अगर ये 2 दिन आप फुल एंटरटेनमेंट और जो आपका अदब से रिलेटेड चीज़ें हैं, इट्स डेफिनेटली वेरी इंप्रेसिव। अमीना साहिबा, ऑब्वियसली लिटरेचर को लेकर बहुत सारे लोगों का जहाँ इंटरेस्ट भी है, वहाँ यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करना भी आई गेस इस फेस्टिवल का पर्पस होगा कि उनका भी अदब के अंदर जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़े। उसके लिए क्या आप लोगों ने एक जो कह लें प्लान तरतीब दिया है कि यहाँ पे जो यंग लोग हैं वो भी आएँ? जिस तरह से आप अभी लाइनअप बता रही थी कि बहुत सारे सीनियर यहाँ पे ऑथर्स भी हैं, दीगर लोग भी हैं, तो यंग जनरेशन की अट्रैक्शन को आपने किस तरह से मद्देनजर रखा है? जी, एक यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव शोएब अरशद हैं, जो पहले हमारे फेस्टिवल्स में वो वॉलंटियर के तौर पे आते थे, स्टूडेंट थे 4-5 साल पहले। अब वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो इतने उससे मेरे ख्याल में उनको अच्छी लगी ये फेस्टिवल्स कि अब वो इसमें कई सेशन में वो आ रहे हैं। एक सेशन है, उसका नाम है नई नस्ल को उर्दू पढ़ाना मुश्किल या मौका, उस पर भी बात करेंगे। और हमने एक आतिफ बदर और यास्मीन मोतसिम से एक सेशन रखा है, वो भी यंग लोगों के लिए है। उसमें दास्तान गोई होगी और उर्दू की पढ़ंत होगी और ड्रामेटिक रीडिंग्स होंगे। तो यंग लोग, और एक हमने इस साल एक नई चीज़ शुरू की है, उसका नाम है लेट योर हार्ट्स आउट, ओपन माइक। ओके, वो एक जी कि आप अपने दिल की भड़ास निकालें, आपको जो कहना है। हमने ओपन माइक रखा है। एक हॉल है, वहाँ 1 घंटा उसके लिए हमने रखा है। पब्लिक से, ऑडियंस से कोई भी आ जाए, अगर वो कोई अपनी नज़म सुनाना चाहें, कोई बात करना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, तो वो उनको 2-3-4 मिनट लगेंगे कि वो वहाँ स्टेज पे आके वो सुनाएं। अमीना साहिबा, आप चूंकि बानी हैं इस फेस्टिवल की, और एक तो बड़ी ज़बरदस्त आपने एक तो लाइनअप इतना याद रखा हुआ, ये हमारे लिए बड़ी कमाल की बात है। और एक से बढ़कर एक नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब जो अदब के जो प्यासे हैं इस इल्म के, इस तरह के, वो ज़रूर वहाँ पर जाएंगे और उनको खूब, जिसे कहते हैं कि उनको मिलेगा, उनकी रूह की तासीर होगी उसके अंदर। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में क्यों ज़रूरी हैं ऐसे फेस्टिवल्स, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एंड कराची इटसेल्फ, हमारे माशरे के अंदर क्या रोल है ऐसे फेस्टिवल्स का, और क्या इसका असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर भी पड़ता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उमूमी तौर पर जो एक आम आदमी है ना, आम आदमी कौन है जो एक कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसके मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मैं उसमें औरत भी शामिल है, मर्द भी, वो ऐसे फेस्टिवल्स को उमूमी तौर पर एक एलीट लाइफ का पार्ट समझता है, एक नीश कम्युनिटी का हिस्सा समझता है। आपके ख्याल में क्या आम आदमी की ज़िंदगी पे भी इम्पैक्ट करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स? आप इसको कैसे देखती हैं? जी यकीनन, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ज़माना था कि जब ये जो अदब था वो एक एलीट सा समझिए, एक दायरा था जो इतना वसी नहीं था, वहीं उसी में ये महदूद हो गया था। तो मेरा मकसद ये अदब फेस्टिवल्स का, या जो मैंने 2010 में मैंने ये सिलसिला, ये तहरीक शुरू की फेस्टिवल की, लिटरेचर फेस्टिवल की, उसकी वजह ये थी कि इसका दायरा हमें वसी करना है। और जो हमारे बड़े बड़े शायर हैं और अदीब हैं, जो दुनिया में और लोगों से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा हैं, बढ़ के हैं, कि इनको हम लेकर आएँ पब्लिक तक। ठीक। और वो और इनको हम समझिए कि पब्लिक सेलिब्रिटीज़ बनाए, रॉक स्टार्स बनाए। और मेरे ख़्याल में ये मेरा जो ख्वाब था ये पूरा हो गया है, क्योंकि अब आप देखिए कि ये लोग अब बिल्कुल ही आम लोग, पब्लिक आती है इनको देखने इनसे इंटरेक्ट करना, इनकी बातें सुनना। तो अब ये एक महदूद सा एलीट दायरा नहीं रहा। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, में सब आ गए हैं। जी, कतई कलामी की माज़रत, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, मैं चाहता हूँ आपके जहन में अगर है तो ज़बरदस्त, नहीं है तो मैं ले आऊँ, और वो ये कि इसकी ऑनलाइन इसको इस तरीके से ब्रॉडकास्ट करना है इस इवेंट को कि ये आम लोगों तक पहुँचे। जैसे फेसबुक पे ये इसके सारे सेशंस लाइव जाएं, यूट्यूब पे लाइव जाएं, ताकि वो लड़की जो लिखना चाहती है, लिखने का शौक़ रखती है या पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकती, वो खातून, उस तक भी ये फ़वाइद पहुँचे, ये बात पहुँचे, और वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के लोग भी, नौजवान ख़ास तौर पर, ऐसा कुछ एहतमाम किया आपने? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने।
ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी कल और परसों फेसबुक में, यूट्यूब में। ओके। और अगर वो लोग नहीं कल लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते, वो बाद में यूट्यूब में हर सेशन की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। ग्रेट। वो सुन सकते हैं। और कल भी जो आना चाहते हैं उनके लिए हमने सारी रुकावटें हटा दी हैं। कोई इसमें कोई टिकट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सिक्योरिटी तो जाहिर है वो तो होगी, वो तो होनी है, लेकिन उसके अलावा सब आ सकते हैं मौजूद। और दूसरी बात हम जो उसके वो रखते हैं, जिस जगह पे हम ये बिल्कुल ही समझिए शायरा फैसल, टीपू सुल्तान अच्छी है, आना जाना, वहाँ सारी बस सर्विसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अमीना साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह से लिटरेचर के फ़रोग के लिए आप काम कर रही हैं और जितने सालों से फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा रही हैं, ज़रूर काबिल तहसीन भी है और उस पर अप्रिसिएशन भी है। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कराची आइड से, जो लोग भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, प्लीज़ पहुँचें, इस फेस्टिवल का सपोर्ट करें। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ आपके लिए ऑर्गेनाइज कराई गई है, और जिनको लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये जन्नत है। ऑब्वियसली इतने ज़बरदस्त ऑथर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो अमीना सैयद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ऑर्गेनाइजर है, बानी है इस अदबी फेस्टिवल की, उनसे हम बात करें। एंड वन मोर थिंग, अपने बच्चों को टिकटॉक सेलिब्रिटीज, उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं वैसे, लेकिन टिकटॉक सेलिब्रिटी से बेहतर है रियल सेलिब्रिटी से मिलवाएं, जिनका जिक्र अमीना साहिबा करी। इनको यहाँ पे ऐसे मौके मिलेंगे ऐसे लोगों से मिलने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को लेके जाएं वहाँ पे। हम इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक लें जी, हमने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रिब्यूट देना है, और वो है कौम की एक बेटी के नाम। आपको मालूम है पाक फ़ौज के अंदर सिर्फ हजरात नहीं बल्कि ख़वातीन भी मुख्तलिफ शोबों के अंदर न सिर्फ शमूलियत इख्तियार कर रही हैं बल्कि अपनी सलाहियतों के लोहा मनवा रही हैं। हम वतन अजीज़ की एक ऐसी बेटी का जिक्र करते हैं जिन्होंने अपनी ज़ात को अमर कर दिया रहती दुनिया तक। हम मरियम मुख्तार की बात कर रहे हैं। नेम स्पीक्स यू नो इटसेल्फ, कहते हैं ना कि नाम ही बोलता है। इनकी आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। मरियम मुख्तार को कौन नहीं जानता पाकिस्तान में। उनको पहली खातून फाइटर पायलट होने का एजाज़ हासिल है पाकिस्तान में। ताल्लुक एक फ़ौजी घराने से था, और शायद यही वजह थी कि मरियम बचपन से ही मन में ये तमन्ना बसाए फ़ौज में गई कि मैंने दिफाए वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना है। एक तवील जद्दोजहद के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। 2014 में पाक फ़िज़ाइया में बतौर फाइटर पायलट वो मुंसलिक हुई पाक फ़िज़ाइया के साथ। 24 नवंबर 2015 की सुबह मरियम अपने इंस्ट्रक्टर साकिब अब्बासी साहब के साथ मामूल की एक फ़्लाइट पर रवाना हुई। जब वो मियाँ वाली के करीब परवास कर रही थी तो अचानक उनका जो जेट था उसके इंजन में आग लग गई। मरियम मुख्तार और उनके इंस्ट्रक्टर उस वक्त जेट से छलांग लगाकर यकीनी तौर पर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वजह यह थी कि उस वक्त वो आबादी के ऐन ऊपर परवास कर रहे थे और वो अपने हम वतनों को हर किस्म के जानी और माली नुकसान से बचाना चाहते थे। इसी असना में आग ने पूरे जहाज को लपेट में लिया और इसकी वजह से मरियम मुख्तार और उनके इंस्ट्रक्टर ने छलांग लगा दी। साकिब अब्बासी साहब इस वाक़े में शदीद जख्मी हुए, लेकिन मरियम मुख्तार जांबर ना हो सकी। उन्होंने जाम शहादत नोश किया, लेकिन इनकी इस बेहतरीन एहसास ज़िम्मेदारी और बहादुरी के सबब उन्हें तमग़े बसालत से नवाजा गया। मरियम मुख्तार शहीद आज हमें नहीं है, लेकिन अहले वतन को उन पर फ़ख्र है, हमारे दिलों में जिंदा है, और पूरी कौम इस बहादुर बेटी पर फ़ख्र करती है। बिल्कुल, मरियम मुख्तार को आज हम याद कर रहे थे उनकी 8वीं बरसी के मौके पे, और उनकी बेटी हमारा फ़ख्र है, ये कौम की बेटी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आखिरी हिस्सा है बिल्कुल प्रोग्राम का, और आपको पता है कि संडे को 8:05 पे कारवां सराय आता है एक्सप्रेस न्यूज़ पे, और इस बार बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है क्योंकि मंटो साहब की ज़िंदगी में बात हो रही है। और इस बार तार साहब के साथ एक मेहमान भी हैं। वो मेहमान कौन है? वो हैं सरमद सुल्तान खोसर साहब, जिन्होंने मंटो का किरदार भी अदा किया था। क्या गुफ्तगू हुई आपको दिखाते हैं। कहने लगे कि मसलन लिख रहे हैं बैठ के, तो चाय में मक्खी गिर गई तो वो होल्डर से उसको खूब हिलाते थे, गोते देते, यू नो। एंड ही बिलीव्ड कि भाई ये मक्खी के एक पर में जहर होता है, दूसरे में त्रियाक होता है, इसको खूब हिलाएं तो ठीक हो जाता है। एक तो बात तो आम परस्ती थी, मंटो साहब यकीन रखते थे, और कहने लगे कि मेरा बिस्तर भी यहीं बिछा दो, मैंने आराम करना होता है। तो कहने लगे मैं घर से ले आऊँ। उन्होंने कहा नहीं, ये जो कागज़ के रीम है वो गोल होते थे, रोल कागज़ के उन दिनों, आजकल पता नहीं किस सूरत में आता है, तो वो नीचे बिछा दो और सराहने 3-4 किताबें रख दो। यानी इसी को वो अहले ज़बान कहते हैं ना कि ओढ़ना बिछोना आदत। तो ये मंटो साहब का था। तो मसला ये था कि सियानों का कहना है, हम बहू बेटियाँ क्या जाने कि अगर बियर को ठंडा ना किया जाए तो जहर लगती है। चुनांचे सामने वाला मछली वाला जो था वो बर्फ़ के ब्लॉक लाता था मछली को ठंडा करने के लिए, तो ये उसमें अपनी बोतलें रख देते थे। और वहाँ से एक और उनमें आदत थी कि किसी भी शख्स को देखकर
मतलब है कि उसकी शख्सियत को पहचान जाते थे। बैर तो वो बहुतों से रखते थे, लेकिन मौलाना चिराग हसन हसरत से बहुत बैर रखते थे, वही बागों में पड़े झूले वाले। तो उनको कहीं खबर हुई कि YMCA में हजरत के साथ कोई महफिल हो रही, इनवाइटेड नहीं थे, तो पहुंच गए, माइक ले लिया और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा बकौल रियाज के, कहने के थोम गंडा अदरक सिरी खरोड़े टक रख ओए हसरत। तो उस्ताद को एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो मुशायरा पढ़ते वहाँ पे लोगों ने नारे लगाने मद्दे मुकाबिल जो थे कि कबाबिया जे कि तू शायर हो गया। तो फिर उस्ताद ने एक बड़ा लाजवाल शेर लिखा जो यहाँ पे पूरा का पूरा कोट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहते हैं कि भाई लोग कहते ने गाम कबाबिया है, गाम कबाब ना बेचे सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, आप ज़ाती तौर पे क्या मंटो साहब से मुतासिर थे? बहुत ज़्यादा। किन चीज़ों से मुतासिर? बहुत गलत चीज़ों से सिलसिला शुरू हुआ। वो बंदा ही गलत था। क्योंकि हमारे घर में लग गई जी, मैं 8वीं या 7वीं में था, आग लग गई गर्मियों की छुट्टियों के दौरान और घर भस्म हो गया, राख हो गया। और हम कुछ अरसे के लिए समनाबाद में अब्बा के दोस्तों के घर शिफ्ट हो गए। बल्कि दोस्त क्या, वो बड़ी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस थी, गालिबन नाजली नाम था उनका। तो उनका नीचे वाला पोर्शन खाली था। अब वहाँ पे सामान अथल पथल जब आपको शक नहीं हुआ कि अब्बा वहीं क्यों ले जा रहे हैं? ये अब आपकी और नहीं, वो हम तो The great director Sarma Sultan Kursat and the greatest host of Pakistan, I mean one of the best, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। क्या खूबसूरत बातें होने वाली हैं, ज़रूर देखिएगा हफ्ते इनफेक्ट इतवार की शाम 8:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़। इसके साथ ही प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ। हैव अ नाइस वीकेंड। ज़रूरत नहीं है तो घर से मत निकलिए, स्मोक से बचिए और अपना ख्याल रखिए। हम मंडे को मिलेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।